ये आरबीसी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के कोर्स में है। तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी मतलब क्या होता है कि अपन किसी न किसी प्रकार के जीन के अंदर परिवर्तन करेंगे, जीन के अंदर हेरफेर करेंगे। तो दो भिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए को जोड़ के नया डीएनए बनाएंगे। तो इस अनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंदर सबसे पहले परिभाषा आती है पुनर्योजन डीएनए तकनीक की कि पुनर्योजन डीएनए क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, पुनर्योजन डीएनए तकनीक। ठीक है, तो पुनर्योजन डीएनए तकनीक आपको समझाते हैं क्या होता है। पुनर्योजन डीएनए तकनीक का मतलब होता है दो भिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए को जोड़कर एक नया डीएनए बनाया जाता है। जैसे एक प्रजाति का डीएनए है और ये दूसरी प्रजाति का डीएनए है, दोनों के डीएनए को जोड़कर एक नया डीएनए बनाया जाता है। इसको कहते हैं पुनर्योजित डीएनए और इस तकनीक को अपन कहते हैं पुनर्योजन डीएनए तकनीक। दो भिन्न प्रजाति हैं, एक प्रजाति है ये और दूसरी प्रजाति है ये। एक प्रजाति के डीएनए को दूसरी प्रजाति के डीएनए के साथ जोड़कर जो डीएनए बनाया जाता है नया, उसको कहते हैं पुनर्योजन डीएनए तकनीक। और ये बन गया नया डीएनए, इस डीएनए का नाम होता है पुनर्योजन डीएनए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पुनर्योजन डीएनए तकनीक होती क्या है। पुनर्योजन डीएनए तकनीक का मतलब है कि एक जाति के अंदर अच्छे गुण वाला डीएनए था, दूसरी जाति के अंदर अच्छे गुण वाला डीएनए था, दोनों को आपने जोड़ दिया और एक नया डीएनए बना दिया। इस डीएनए को आप कहते हो पुनर्योजन डीएनए और इस तकनीक को आप कहते हो पुनर्योजन डीएनए तकनीक। एक्चुअल में अनुवांशिक अभियांत्रिकी है, उसके आगे लिखा होता है जीन अभियांत्रिकी। यानी कि जीन अभियांत्रिकी का मतलब ये है कि यह हानिकारक जीन है, इसको हटाया जाता है और इसके स्थान पर उपयोगी जीन को डाल दिया जाता है। तो सबसे पहले जीन अभियांत्रिकी की परिभाषा क्या है, हानिकारक जीन को हटाकर उपयोगी जीन डालना, हानिकारक जीन को हटाना और उसके स्थान पर उपयोगी जीन है उसको स्थानांतरित करना। सबसे पहले परिभाषा यही है कि हानिकारक जीन को हटाकर उसके स्थान पर उपयोगी जीन है उसका प्रवेश करवाया जाता है, इसको कहते हैं जीन अभियांत्रिकी। दूसरा होता है एक उपयोगी गुण वाला जीन है और दूसरे जीव के अंदर उपयोगी गुण वाला जीन है, इन दोनों जीनों को आपस में मिलाया जाता है, एक जीव के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है। जैसे एक जीव के अंदर ये उपयोगी गुण वाला जीन है और दूसरे जीव के अंदर भी उपयोगी गुण वाला जीन है, इन दोनों को आपस में मिलाकर एक नया जीव बनाया जाता है। जैसे इसमें उत्पादन क्षमता अधिक है और इसमें क्या है, रोग रोधी गुण है। ठीक है, दो अलग अलग पौधे हैं, दोनों में अलग अलग गुण हैं, लेकिन जीन दोनों में अलग अलग है। एक नया जीव बनाया जिसमें दोनों गुण आ गए, अब इसमें उत्पादन भी अधिक है और ये रोग रोधी भी है। तो इस तरह से ये क्या है, ये सब जीन अभियांत्रिकी है। तो जैसे आपसे पूछा कि पुनर्योजन डीएनए तकनीक क्या है, उसकी परिभाषा अलग है कि एक प्रजाति के डीएनए का दूसरी प्रजाति के डीएनए के साथ जोड़कर एक नया डीएनए बनाया जाता है, इसको कहते हैं पुनर्योजन डीएनए और इस तकनीक को कहते हैं पुनर्योजन डीएनए तकनीक। अब सवाल आता है जीन अभियांत्रिकी या अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है। तो हानिकारक जीन को हटाकर उसके स्थान पर उपयोगी जीन लगाया जाता है, या एक जाति के अंदर उपयोगी गुण वाला जीन है और दूसरी जाति के अंदर उपयोगी गुण वाला जीन है, एक जाति के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है, एक जीव में प्रवेश करवा दिया जाता है, जिसके कारण उसमें दोनों गुण आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं जीन अभियांत्रिकी। ठीक है, तो अब अपन आगे पढ़ेंगे कि डीएनए पुनर्योजन तकनीक की खोज किसने की है। अब पुनर्योजन डीएनए तकनीक है, उस पुनर्योजन डीएनए तकनीक के अपन क्या है, दो तीन वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आया था बोयर नामक वैज्ञानिक था, इसलिए बोयर, इसलिए स्टेनले बोयर और कोहन, ये दो वैज्ञानिक आए थे। इसलिए बोयर और कोहन नामक वैज्ञानिकों ने क्या किया था, ये साल्मोनेला जो जीवाणु है, साल्मोनेला जीवाणु है और ई कोलाई जीवाणु है, इन जीवाणुओं के डीएनए को आपस में जोड़ा और एक पुनर्योजित डीएनए बनाया था। तो बोयर और कोहन नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने सर्वप्रथम पुनर्योजित डीएनए का निर्माण किया था। तो सवाल आता है कि सर्वप्रथम पुनर्योजन डीएनए का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया। तो आपको बताना है कि बोयर और कोहन नामक वैज्ञानिक थे, इसलिए बोयर और कोहन नामक वैज्ञानिक हैं। इन वैज्ञानिकों ने साल्मोनेला और ई कोलाई हैं, इन दो भिन्न जीवों के डीएनए हैं, इनको जोड़ के एक पुनर्योजन डीएनए का निर्माण किया था, ये ध्यान रखना है।
इसके अलावा सबसे पहले परक नली के अंदर कृत्रिम जीन का निर्माण, परक नली है, उस परक नली के अंदर कृत्रिम जीन का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपको बताना, परक नली के अंदर कृत्रिम जीन का निर्माण हरगोविंद खुराना ने किया था। ये हरगोविंद खुराना नामक वैज्ञानिक है। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परक नली के अंदर कृत्रिम जीन बनाया। तो ये सवाल आता है। इसके अलावा एक पॉलबर्ग नामक वैज्ञानिक था। इस पॉलबर्ग ने भी इंपॉर्टेंट प्रयोग किया था। इसने भी परक नली के अंदर एक SV14 जीवाणु विषाणु है, SV14 विषाणु है, उसका DNA और ई कोलाई का DNA है, उसको आपस में जोड़ा और पुनर्योजन DNA बनाया। तो ये तीन अलग अलग वैज्ञानिक आपको याद रखने हैं। बोयर और कोहन नामक वैज्ञानिक ने साल्मोनेला और ई कोलाई है, उसके DNA को जोड़ दिया और एक पुनर्योजन DNA का निर्माण कर दिया। अब उसके बाद में ये परक नली है। परक नली में कृत्रिम जीन का निर्माण हरगोविंद खुराना ने किया था। पॉलबर्ग नामक वैज्ञानिक ने SV14 विषाणु है और ई कोलाई जीवाणु है, उनके DNA को परक नली के अंदर जोड़ के पुनर्योजन DNA बनाया। ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन आगे पढ़ेंगे जीन अभियांत्रिकी है, उसके विभिन्न चरण। तो आज अपन जो 15वां चैप्टर है RBC और CBC में पढ़ेंगे। अनुवांशिक अभियांत्रिकी चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जीन अभियांत्रिकी कौन कौन से चरण होते हैं? जीन अभियांत्रिकी है, उसके विभिन्न चरणों को समझाओ कि जीन अभियांत्रिकी कौन कौन से चरणों में पूर्ण होती है, या जीन अभियांत्रिकी है उसकी विधि पूछी जाती है। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जीन अभियांत्रिकी के? तो अपन सबसे पहले है वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण। सबसे पहला स्टेप है वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण। सबसे पहला स्टेप है बच्चों वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण। ठीक है। अब वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण में ऐसे है कि हमारी कोशिका के अंदर बहुत सारे जीन हैं, लेकिन उसमें से जो उपयोगी जीन है, जैसे ये हमारी बीटा कोशिका है, इस बीटा कोशिका के अंदर बहुत सारे जीन हैं। इसमें एक जीन ऐसा है जो इंसुलिन बना रहा है। एक जीन ऐसा है, ये जीन ऐसा है जो इंसुलिन बना रहा है। अपन सबसे पहले इस जीन है, इस जीन की पहचान कर लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से काट कर पृथक कर लेते हैं। तो अपने पास ये जीन प्राप्त हो गया। तो पहले स्टेप का नाम है वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण। यानी कि आपके पास बहुत सारे जीन हैं, उसमें से जैसे ये बढ़ती हार्मोन बनाने वाला जीन हो, इंसुलिन बनाने वाला जीन हो, या कोई प्रतिजीवी बनाने वाला जीन हो, तो अनुवांशिक पदार्थ में से क्या करते हैं, वांछित जीन की पहचान करते हैं और उसके बाद उसको पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण के लिए अपन क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, उस एंजाइम का उपयोग करते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। अब दूसरा स्टेप है वाहक का चयन करना। वाहक का चयन करना। अब वाहक है, उसका चयन किया जाता है। वाहक होता है वो प्लाज्मिड हो सकता है, या जीवाणु भोजी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। वाहक का अपन चयन करते हैं और वाहक को परपोषी कोशिका से बाहर निकालते हैं। दूसरा स्टेप है वाहक का चयन करना और परपोषी कोशिका में से बाहर निकालना। ठीक है। ये अपने पास में ये जीवाणु भोजी है। इस जीवाणु भोजी का ये अनुवांशिक पदार्थ है। इसमें ये क्या है, ये प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड की विशेषता है कि ये वाहक का कार्य करता है। अब इसके बाद तीसरा होता है कि वाहक के साथ में वांछित जीन को जोड़ना। वाहक के साथ में क्या किया जाता है, वांछित जीन है उसको जोड़ा जाता है। वाहक के साथ में किसको जोड़ा जाता है, वांछित जीन को जोड़ा जाता है। ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में वांछित जीन है इंसुलिन बनाने वाला, और ये क्या है, ये वाहक है। वाहक को क्या करते हैं, क्षारीय फॉस्फेटेज एंजाइम की सहायता से काट कर सीधा कर लेते हैं, और ये अपने पास में जो उपयोगी जीन है, इस जीन को इस वाहक के साथ जोड़ देते हैं और ये बन जाता है पुनर्योजन डीएनए। वाहक को वांछित जीन के साथ जोड़ना, फिर उसके बाद पुनर्योजन डीएनए या काइमेरिक डीएनए का निर्माण करना। पुनर्योजन डीएनए या काइमेरिक डीएनए है उसका निर्माण किया जाता है। पुनर्योजन डीएनए या काइमेरिक डीएनए है उसका निर्माण किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, ये पुनर्योजन डीएनए या काइमेरिक डीएनए बन गया है, इसको परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करना। इसको किस में स्थानांतरित किया जाता है,
परपोषी कोशिका है उसमें स्थानांतरित किया जाता है, परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इसको परपोषी कोशिका में क्या होता है, चयन और गुणन करना। परपोषी कोशिका है उसका चयन और गुणन करना। फिर उसके बाद है जीन की अभिव्यक्ति, जीन की अभिव्यक्ति, और आखिर में क्या है, उत्पाद की प्राप्ति। आखिर में क्या है, उत्पाद की प्राप्ति। तो ये स्टेप आपको याद रखने हैं कि भाई जीन अभियांत्रिकी है उसके कौन कौन से स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण करना। अब बहुत सारे जीन हैं, उन जीनों में से उपयोगी जीन है उसकी अपन क्या करते हैं, पहचान कर लेते हैं और फिर उसको अनुवांशिक पदार्थ में से पृथक कर लेते हैं। फिर उसके बाद वाहक का चयन करते हैं और वाहक को परपोषी कोशिका में से बाहर निकाल देते हैं। फिर वाहक के साथ वांछित जीन को जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद ये पुनर्योजन डीएनए या प्राइमरी डीएनए बन जाता है। ये पुनर्योजन डीएनए बन गया है। इस पुनर्योजन डीएनए के अंदर ये क्या है, ये है वांछित जीन, ये है वांछित जीन और ये है वाहक, दोनों मिले और पुनर्योजन डीएनए बन गया। फिर इसको परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं। ये परपोषी कोशिका के अंदर इसको स्थानांतरित कर दिया है। अब ये चयन और गुणन करेंगे इसका। फिर उसके बाद ये जीन की अभिव्यक्ति होगी और हमें उत्पाद की प्राप्ति होगी। इस तरह से इंसुलिन की प्राप्ति होगी या विटामिन की प्राप्ति होगी या किसी प्रकार के कोई हार्मोन की प्राप्ति होगी। तो जीन अभियांत्रिकी के आपसे पूछे जाते हैं कौन कौन से चरण हैं। तो जीन अभियांत्रिकी एक ऐसी विधि होती है जिसकी सहायता से बहुत सारे उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं। तो ये आपको स्टेप है, इन स्टेप्स की विधि है उनको विस्तार से आप बाद में बताएंगे। अब अपन आगे टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम होगा अनुवांशिक अभियांत्रिकी में काम आने वाले एंजाइम्स। हाँ, तो अपन क्या है आज अनुवांशिक अभियांत्रिकी में काम आने वाले मुख्य एंजाइम है, उस एंजाइम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज। सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इस पे क्वेश्चन आता है, आप इसको ध्यान से समझ लेना। सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज को, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज है इसको कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इसका नाम है। ये अनुवांशिक अभियांत्रिकी में काम आने वाला मुख्य एंजाइम है। अभी तक 350 से अधिक प्रकार के सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की खोज हो चुकी है और सारे सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है उससे प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब सारे जीवाणुओं से प्राप्त किए गए हैं। तो सबसे पहले आप बताओ कि अभी तक 350 से अधिक प्रकार के सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की खोज हो चुकी है या ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका से प्राप्त हुए हैं। अब ये जो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज है इनको डीएनए की कैंची या डीएनए के चाकू के नाम से जानते हैं। इनको डीएनए की कैंची या इनको डीएनए का चाकू कहते हैं। इनको सीजर ऑफ डीएनए या नाइफ ऑफ डीएनए के नाम से जाना जाता है। तो सवाल पूछा जाता है ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसको डीएनए की कैंची या डीएनए का चाकू कहते हैं। अब कैंची या चाकू होता है वो क्या करता है, एक इस स्थान से काटता है फिर जगह से काटता है, ऐसा नहीं कि हर जगह से काटे। तो ये डीएनए की कैंची या चाकू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डीएनए को एक निश्चित स्थान से काटता है। ये अपने को मेन ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अपने को नेक्स्ट विशेषता बतानी है कि ये जो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है ये डीएनए को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देता है। ये डीएनए को छोटे छोटे खंडों में काट देता है। ये डीएनए को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देता है। ये अपने को इसमें ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, इसमें सबसे पहले हार्वर्ड नामक वैज्ञानिक है उसने खोज की थी। हार्वर्ड के साथ में नाथन्स, हार्वर्ड के साथ आपको याद रखना नाथन्स, स्मिथ और हैमिल्टन, ये वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिकों को क्या है इसकी खोज की थी हैमिल्टन। इन वैज्ञानिकों ने क्या किया था, इस सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज की खोज की थी। तो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज की खोज करने वाले वैज्ञानिक हार्वर्ड, नाथन, स्मिथ और हैमिल्टन थे। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके लिए इन्हें शरीर क्रिया विज्ञान और औषधि विज्ञान में नोबेल प्राइज मिला था। शरीर क्रिया विज्ञान और औषधि विज्ञान में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है,
तो पूछा जाता है कि सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस क्या है। आप बताओ कि अभी तक 350 से अधिक प्रकार के सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस खोजे जा चुके हैं, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका से खोजे गए हैं। इनको डीएनए की कैंची या चाकू कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए को इस स्थान से काटते हैं, ये डीएनए को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देते हैं। आर्बन नाथन स्मिथ और हैमिल्टन ने इसकी खोज की थी। इसके लिए इनको शरीर क्रिया विज्ञान और औषधि विज्ञान के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। अब ये जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी है उसमें ये सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस आता है। इसकी विशेषताएं बताते हैं आपको कि इसकी विशेषता क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि ये जो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये जीवाणुओं से प्राप्त होता है, ये जीवाणुओं से प्राप्त होता है। सबसे पहली विशेषता ये है कि जीवाणुओं से प्राप्त होता है। कुछ जीवाणुओं के नाम दे रखे हैं, जैसे बेसिलस, जैसे बेसिलस है, जैसे थर्मस एक्वाटिकस है, जैसे बेसिलस है, जैसे थर्मस एक्वाटिकस है, जैसे हीमोफाइलस है, हीमोफाइलस है, जैसे आप बताओगे इस्चीरिया कोलाई है, इस्चीरिया कोलाई है, इनसे ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की पहली विशेषता हो गई ये जीवाणुओं से प्राप्त होता है। दूसरी विशेषता ये डीएनए को एक निश्चित स्थान से काटता है, डीएनए को एक निश्चित स्थान से काटता है, यानी इसकी विशेषता है कि ये डीएनए को एक निश्चित स्थान से काटने का कार्य करता है। ये अपने को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट विशेषता आपको बतानी है। पहली विशेषता ये जीवाणुओं से प्राप्त होता है, दूसरी विशेषता ये डीएनए को एक निश्चित स्थान से काटता है, तीसरी विशेषता आपको बतानी है जीवाणु अपनी प्रतिरक्षा के लिए, जीवाणु अपनी प्रतिरक्षा के लिए इसका निर्माण करते हैं, जीवाणु अपनी प्रतिरक्षा के लिए अब इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, जीवाणु अपनी प्रतिरक्षा के लिए इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अगली विशेषता हो गई जीवाणु है, इस जीवाणु के ऊपर, जैसे मान लो ये कोई जीवाणु है, इस जीवाणु के ऊपर कोई आक्रमण करे तो ये क्या करता है, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का निर्माण होगा। जैसे ये जीवाणु भोजी है, ये जीवाणु पर आक्रमण कर रहा है, उस कंडीशन के अंदर ये क्या होगा, ये निर्मित होगा, ये इसके अनुवांशिक पदार्थ के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो जीवाणु अपनी सुरक्षा के लिए क्या करता है, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस का निर्माण करता है। जीवाणु अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे आप कहते हो कि आपके पास में बंदूक है, बंदूक आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके पास में चाकू है वो आपकी सुरक्षा के लिए है। जैसे ही कोई आपके ऊपर हमला करेगा आप उसके अंदर डाल दोगे तो वो सुरक्षा हो गई। ऐसे ही क्या है, जीवाणु है, वो जीवाणु के ऊपर जैसे कोई विषाणु आक्रमण करता है तो जीवाणु सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस बनाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो नष्ट हो जाता है, उसके ऊपर जो आक्रमण करता है उस जीव, क्योंकि उसका अनुवांशिक पदार्थ नष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट विशेषता बतानी है, ये डीएनए को जिस स्थान से काटता है, डीएनए को जिस स्थान से काटता है उसे अभिगेय स्थल कहते हैं। डीएनए को जिस स्थान से काटता है उसे अभिगेय स्थल कहते हैं, यानी जहां से काटता है उसको क्या कहते हैं, अभिगेय स्थल कहते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज साइट कहते हैं, अभिगेय स्थल के नाम से जाना जाता है। ये डीएनए को जिस स्थान से काटेगा उसको अपन अभिगेय स्थल के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखने हैं। अब अपन इसका नामकरण पढ़ेंगे सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस का। एक बार वापस रिवीजन कर देते हैं इसको कि सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस क्या है। सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस आप बताओगे 350 से अधिक प्रकार के सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की खोज हो चुकी है, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका से खोजे गए हैं। इनको डीएनए की कैंची या डीएनए का चाकू कहते हैं। ये डीएनए को एक स्थान से काटते हैं, ये डीएनए को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करते हैं। आर्बन नाथन स्मिथ और हैमिल्टन ने इसकी खोज की थी, इसके लिए इनको शरीर क्रिया विज्ञान और औषधि विज्ञान में नोबेल प्राइज मिला था। अब सवाल आता है कि सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की विशेषताएं बताओ। सबसे पहले तो ये जीवाणु से प्राप्त होती हैं, दूसरे विशेषता आप बताओगे डीएनए को इस स्थान से काटता है, तीसरी विशेषता जीवाणु अपनी प्रतिरक्षा के इसका निर्माण करता है, चौथी विशेषता डीएनए को जिस स्थान से काटता है उसको अभिगेय स्थल कहते हैं, और उस काटे गए डीएनए को पॉलिंड्रोम डीएनए के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसके उल्टे और जो सीधा क्रम है उसमें डीएनए का सीक्वेंस सेम होता है। तो ये डीएनए जिस स्थान से काटता है उसको कहते हैं अभिगेय स्थल। अब अपन इसका नामकरण पढ़ेंगे, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस का नामकरण। हाँ, तो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस जो उसका नामकरण पढ़ेंगे अपन कि भाई नामकरण किस तरह से किया जाता है। तो नामकरण में क्या है
कि अपन कुछ विशेष प्रकार के क्या करते हैं, नियम अपनाते हैं। जैसे एक जीवाणु है इस्चीरिया कोलाई, इस्चीरिया कोलाई, ये इसका क्या है, वंश है और ये इसकी जाति है। इससे आपको एक सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस प्राप्त हुआ। अब आपको क्या करना है, नाम देना है। ये बच्चों ध्यान रखा जाता है, वंश का पहला अक्षर बड़ा लिखना है, जाति के दोनों अक्षर छोटे लिखने हैं शुरू के। एक और इसी तरह से एग्जाम्पल लेते हैं, हीमोफाइलस, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अपन ने ये क्या है, दो जीवाणु ले लिए, ये इसका वंश है और ये इसकी जाति है। तो सबसे पहला नियम ये कहता है कि आप जब सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस का नामकरण करोगे, जब आप सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस का नामकरण करोगे, जब आप सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस का नामकरण करोगे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला अक्षर वंश का लिखा जाता है, पहला अक्षर वंश का लिखा जाता है। जो पहला अक्षर है वो वंश का लिखा जाता है, वंश का केवल पहला अक्षर लिखा जाता है और वो भी कैपिटल लेटर में, वो भी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा है कि जाति के दो अक्षर लिखे जाते हैं, जाति के दो अक्षर लिखे जाते हैं, जाति के दो अक्षर लिखे जाते हैं स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर में। फिर उसके बाद में आता है प्रभेद, क्या आता है, प्रभेद, या अपन कहते हैं प्रभेद क्या है, प्रभेद या उस जाति के बारे में बताया जाता है जिससे वो प्राप्त होता है। तो अपन कहते हैं प्रभेद की मतलब उसकी जाति होती है, वो किससे प्राप्त हुआ है उसके बारे में जानकारी दी जाती है वैज्ञानिकों द्वारा, तो उसे कहते हैं प्रभेद। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि उसके रोमन अंक आते हैं। ये रोमन अंक क्या प्रदर्शित करते हैं कि ये कौन सा सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस है जो उस जीवाणु से प्राप्त हुआ है, ये कौन सा सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस है जो उस जीवाणु से प्राप्त हुआ है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। फिर आपको बताना है इन सबको इटैलिक भाषा के अंदर लिखा जाता है, यानी तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है इन सबको। तो ये 5 नियम है, तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे आपको एक प्राप्त हुआ है इस्चीरिया कोलाई से, तो पहला वर्ड आएगा ई, फिर 2 वर्ड आएंगे सीओ, फिर उसके बाद आएगा आर, फिर आएगा फर्स्ट। ये क्या है, ये सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस है। ई क्या है, उस वंश का पहला अक्षर है। सीओ क्या है, उस जाति के 2 अक्षर है। आर क्या है, उसका प्रभेद है, यानी वो किससे प्राप्त हुआ है, इसकी जाति होती है। उस जाति के बारे में और भी बताया जाता है कि प्रभेद का मतलब वैज्ञानिक किस तरह से उसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग क्या होती हैं कि उसमें उपजातियाँ होती हैं, उसके बारे में बताया जाता है। फिर ये रोमन संख्या है कि ये पहला प्राप्त हुआ है, दूसरा प्राप्त हुआ है, तीसरा प्राप्त हुआ है। इसी तरह से लिखा हुआ है हिंदथड़। अब हिंदथड़ में आप बताओगे, एच का मतलब हीमोफाइलस है, आई एन का मतलब इन्फ्लुएंजा है और डी का मतलब आपको बताना है कि ये क्या है, ये प्रभेद है। और डी थर्ड का मतलब क्या है, ये आपको बताना है ये इसकी कौन सा संख्या में प्राप्त हुआ है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस के कई एग्जांपल हैं। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से प्राप्त हुआ था हिंदथड़ है, ई कोलाई फर्स्ट है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट होते हैं, सेकंड होते हैं, थर्ड होते हैं। उसमें जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड है वो सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला एंजाइम है। अब अपन इस सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस है उसका काम करने का तरीका बताते हैं, वो किस तरह से डीएनए को काटता है। ठीक है, अब देखेंगे आगे। बच्चों तुम बैठ जाओ, इसको टाइम लगे। हाँ, तो अपन अनुवांशिक अभियांत्रिकी है, उसमें एक सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, उसके काटने का तरीका बताते हैं। जैसे ई कोलाई आर फर्स्ट है, ये किस तरह से काम करता है। अपन लेंगे एक डीएनए का एक अणु लेंगे, ये डीएनए है, इसमें लिखा हुआ है एडेनिन, फिर मान लिखा हुआ है गुआनिन, फिर लिखा हुआ है थाइमिन। गुआनिन के पास अपन एडेनिन ले लेते हैं, गुआनिन एडेनिन एडेनिन, फिर थाइमिन, फिर साइटोसिन। अपने को पता है गुआनिन से साइटोसिन जुड़ता है, एडेनिन से थाइमिन जुड़ता है, एडेनिन से थाइमिन जुड़ता है, थाइमिन से एडेनिन जुड़ेगा, थाइमिन से कौन जुड़ेगा, एडेनिन, थाइमिन से एडेनिन जुड़ेगा और साइटोसिन है उससे गुआनिन जुड़ेगा। तो इस तरह से ये क्या होंगे,
ये अलग अलग बात जुड़े हुए, ये डीएनए का एक खंड है। अब ये कहाँ से काटेगा, ये डीएनए की कैंची है, तो ये डीएनए को फिक्स जगह से काटता है, उस जगह का नाम है, ये इस तरह से ए और जी के बीच से काटेगा। ये कट 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 यहाँ से शुरू करेगा, ए और जी इसको दिखेगा, उसके बीच से ये काटना शुरू करेगा और डीएनए के 2 टुकड़े कर देगा। एक टुकड़ा होगा उसमें इस तरह से सीक्वेंस आएगा ए टी टी सी और जी। एक टुकड़ा तो डीएनए का ये बन गया और जो दूसरा टुकड़ा बनेगा उस टुकड़े की विशेषता होगी, उसमें इस तरह सीक्वेंस आएगा जी सी, फिर उसके बाद टी टी फिर ए फिर ए। तो ये एक डीएनए है और ये दूसरा डीएनए। इस तरह इसने डीएनए के क्या कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ई और आर फर्स्ट है वो काम कैसे करता है। तो इस तरह ये आपको सीक्वेंस याद रखना है कि ये जी और ए के बीच से काटता है, जी और ए के बीच से डीएनए को काटेगा, या जी और ए के बीच से, और यहाँ पे भी जी और ए के बीच से काट रहा है। इस तरह ये डीएनए को जिस स्थान से काटता है उस स्थान को अपन कहते हैं अभिगेय स्थल। ये डीएनए को जिस स्थान से काटता है उसको क्या कहते हैं, अभिगेय स्थल कहते हैं। और इसमें डीएनए का उल्टा सीक्वेंस नाइट्रोजन का, क्षारक का एक दूसरे के समान होता है, इसलिए इसको पॉलीड्रॉम डीएनए के नाम से जानते हैं। अब अपन आगे पढ़ेंगे अनुवांशिक अभियांत्रिकी में काम आने वाले अन्य एंजाइम। अपन अनुवांशिक अभियांत्रिकी में काम आने वाले अन्य एंजाइम हैं उनका अध्ययन करेंगे। अन्य एंजाइम्स, अन्य एंजाइम्स में सबसे पहला एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस में काम आने वाले अन्य एंजाइम पूछे जाते हैं। तो पहला एंजाइम है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणु की कोशिका भित्ति को गलाने का कार्य करता है। ये जीवाणु की कोशिका भित्ति है उसको गलाने का कार्य करता है, यानी जो जीवाणु है उसकी कोशिका भित्ति को गलाने का कार्य करता है और जीवाणुओं को नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो ये काम आता है एंजाइम अनुवांशिक अभियांत्रिकी में। दूसरा अनुवांशिक अभियांत्रिकी में जो काम आता है उसका नाम है डीएनए लाइगेज। ये डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जोड़ता है। ये डीएनए के जो खंड है जिसको सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस ने काटा है उन डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। डीएनए के छोटे छोटे खंडों को, डीएनए के छोटे छोटे खंडों को, डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। सवाल आता है डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये फास्फोडाइएस्टर बंध बनाता है, फास्फोडाइएस्टर बंध बनाता है और डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जोड़ देता है, जिनको अपन ओकाजाकी खंड कहते हैं, या नॉर्मल आपके पास में जो उपयोगी डीएनए है उसको जोड़ने का कार्य करता है। तीसरा एंजाइम है क्षारीय फास्फेटेज। तीसरा एंजाइम होता है जिसका नाम होता है क्षारीय फास्फेटेज। ये क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि डीएनए, ये प्लाज्मिड के वर्ताकार रहने की प्रवृत्ति होती है। प्लाज्मिड के कैसे रहने की प्रवृत्ति होती है, वर्ताकार रहने की प्रवृत्ति होती है। ये प्लाज्मिड है, इसके वर्ताकार रहने की प्रवृत्ति है। तो ये क्या करता है, पांचवी स्थिति से फास्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ देता है। पांचवी स्थिति से फास्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ देता है, जिसके कारण ये प्लाज्मिड कैसा हो जाता है, रेखीय हो जाता है। तो ये प्लाज्मिड में क्या किया इसने कि पांचवी स्थिति से फास्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ दिया, जिससे प्लाज्मिड कैसा हो गया, रेखीय। तो पहला एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम का काम है जीवाणु की कोशिका भित्ति को गलाना और जीवाणुओं को नष्ट करना। दूसरा एंजाइम है डीएनए लाइगेज। ये डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, फास्फोडाइएस्टर बंध बनाता है, ये तोड़ता है फास्फोडाइएस्टर बंध को, ये तोड़ता है और ये क्या करता है, बनाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और ये क्षारीय फास्फेटेज प्लाज्मिड के वर्ताकार रहने की प्रवृत्ति होती है। ये पांचवी स्थिति से क्या करता है, फास्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ देता है, जिससे प्लाज्मिड क्या हो जाता है, वर्ताकार से रेखीय हो जाता है। अब उसके बाद चौथा एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। अपने को पता है ये डीएनए है, इससे डीएनए बनेगा,
इसको अपन क्या कहते हैं, डीएनए का प्रतिकृतिकरण कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, डीएनए का प्रतिकृतिकरण। डीएनए से डीएनए बनता है, इसको डीएनए का प्रतिकृतिकरण कहते हैं। इसमें जो एंजाइम काम आता है उसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। इसमें जो एंजाइम काम आता है उसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज, ये ध्यान रखना है। और इसमें डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करती है। डीएनए किसकी तरह काम करेगी, टेम्पलेट की तरह काम करेगी और उसके ऊपर नया डीएनए बनेगा। ये डीएनए प्रतिकृतिकरण में काम आता है, डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। इसमें डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करती है और उसके ऊपर नया डीएनए बन जाता है। अब उसके बाद में पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। इस एंजाइम का एक और नाम है, इस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी कहते हैं इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। पूछा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या है। ऐसा एंजाइम जो कि डीएनए से आरएनए बनाएगा। अपने को पता है, आरएनए से डीएनए बनाएगा। अपने को पता है डीएनए से डीएनए बनता है, इस क्रिया को कहते हैं प्रतिकृतिकरण। डीएनए से डीएनए बनता है, इस क्रिया को कहते हैं प्रतिकृतिकरण। और डीएनए से फिर आरएनए बनता है, इस क्रिया को अपन कहते हैं अनुलेखन। अनुलेखन या इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। ये सवाल आता है, डीएनए से डीएनए बनता है, इसको क्या कहते हैं, प्रतिकृतिकरण। और डीएनए से आरएनए बनता है, इसको कहते हैं अनुलेखन। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको क्या कहते हैं, अनुवादन। क्या कहते हैं, अनुवादन यानी ट्रांसलेशन। अब ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम की विशेषता है कि ये क्या करता है, आरएनए से डीएनए बना देता है। आरएनए से क्या बना देता है, डीएनए बना देता है। इस एंजाइम की विशेषता है आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। इसमें ये आरएनए है, ये टेम्पलेट की तरह काम करती है। आरएनए किसकी तरह काम करती है, टेम्पलेट की तरह काम करती है। और इस आरएनए से क्या होता है, आरएनए से नया डीएनए बन जाता है। इस आरएनए से नया डीएनए बन जाता है। तो इसमें जो एंजाइम काम आएगा उस एंजाइम का नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को अपन कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उल्टी क्रिया हुई है, ट्रांसक्रिप्शन की उल्टी हुई है, इसलिए इसका नाम हो जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है व्युत्क्रम अनुलेखन। व्युत्क्रम अनुलेखन। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा गया कि भाई आनुवांशिक अभियांत्रिकी में कौन कौन से एंजाइम काम आते हैं। सबसे पहला काम आता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम की विशेषता है कि ये जीवाणु की कोशिका भित्ति को गलाता है और जीवाणुओं को नष्ट करता है। डीएनए लाइगेज क्या है, डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जोड़ने का काम करता है, यानी ये फास्फोडाइएस्टर बंध बनाता है। फिर उसके बाद क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम क्या है, क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है, प्लाज्मिड के वर्ताकार आरएनए की प्रवृत्ति होती है। ये क्या करता है, 5वीं स्थिति से फास्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ देता है और प्लाज्मिड को रेत की स्थिति में बदल देता है। फिर उसके बाद एंजाइम है डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। जब डीएनए से डीएनए बनता है, यानी उसको कहते हैं डीएनए का प्रतिकृतिकरण, उसमें डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करता है और एक नया डीएनए बनता है। इसमें जो एंजाइम काम आएगा उसका नाम होगा डीएनए पॉलीमरेज। अब पांचवा एंजाइम है वो सबसे समझने लायक है। सवाल सीधा आता है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा एंजाइम है जिससे आरएनए से डीएनए बनेगा। तो ये ध्यान रखना है, आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसमें आरएनए टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है और उससे डीएनए बन रहा है। टेमिन और वॉल्टमैन ने बताया था कि ये आनुवांशिक सूचना एक दिशा में प्रवाहित होती है, लेकिन एचआईवी विषाणु है वो इसके अपवाद होते हैं। एचआईवी विषाणु में क्या होता है, इस एचआईवी विषाणु के अंदर आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। इस आरएनए से वापस क्या बनता है, डीएनए बनता है। तो इस तरह से व्युत्क्रम अनुलेखन क्रिया हो जाती है, यानी आरएनए टेम्पलेट की तरह काम करता है और उससे नया डीएनए बन जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आनुवांशिक अभियांत्रिकी में। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और जो भी चीज़ समझ में नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा वापस।